जय हिंद दोस्तों आजकल आप हर सोशल मीडिया या न्यूज चैनल्स पर साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में सुन ही रहे होंगे। तो इसलिए आज बिपरजॉय के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आज के फंडे में हम साइक्लोन एज अ टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज के फंडे में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज अ साइक्लोन। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोन को क्यों हीट इंजन कहा जाता है, और अगर सीरियसली साइक्लोन एक इंजन की तरह काम करता है तो साइक्लोन का सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हाउ साइक्लोन गेट इट्स नेम। जैसे कि बिपरजॉय साइक्लोन को नाम तो बांग्लादेश ने दिया है, पर बिपरजॉय साइक्लोन का कोई भी इफेक्ट बांग्लादेश में हुआ ही नहीं। अगर ऐसा ही कोई नेक्स्ट साइक्लोन अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में आता है तो उसका नाम तेज होगा, जो एक इंडियन सजेस्टेड नेम है। सो इन्हीं सब क्वेश्चंस को हम जल्दी से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने आज का फंडा। दोस्तों, एक साइक्लोन या चक्रवात नेचर की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है, और साइक्लोन की हाई स्पीड विंड्स के कारण ही साइक्लोन को एक नेचुरल डिजास्टर भी कहा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि एक साइक्लोन में विंड्स आखिर चलती कैसे हैं या विंड्स चलती कैसे हैं। तो दोस्तों जल्दी से ब्रीफली समझ लेते हैं कि व्हाट इज विंड्स। दोस्तों विंड्स की सिंपल डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। यानी कि जब एक हाई प्रेशर एरिया से एक लो प्रेशर एरिया की तरफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है, इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को विंड्स कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी सिंपल डेफिनेशन है वेट ऑफ अ एयर और एटमॉस्फेयर एट पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट होता है एज हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपके सर के ऊपर एक स्कूल बैग रख दिया जाए, तो उस स्कूल बैग का जो वेट होगा वो आपको फील होगा आपके सर के ऊपर, और इसी स्कूल बैग के वेट को जिसको आप फील कर रहे हो अपने सर के ऊपर, इसी से जनरेट हुआ है एक प्रेशर। अब इसी स्कूल बैग को मैं क्या करता हूं कि आपके सर से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा देता हूं, राइट। अब आपके सर के ऊपर स्कूल बैग से जनरेट होने वाला वेट फील नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल बैग आपके सर से थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है, और इसी स्कूल बैग का वेट अब आपके सर के ऊपर कम होने की वजह से आपको फील होगा कम प्रेशर, राइट। सो जब स्कूल बैग आपके सर के पास था, ऊपर था, तो वेट ज्यादा था, ठीक है, प्रेशर भी ज्यादा फील हुआ है। अब यही स्कूल बैग आपके सर से थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है, इसका वेट आपको कम फील होगा और प्रेशर भी लो फील होगा। ऐसा ही काम करती है एयर या एटमॉस्फेयर। अगर सराउंडिंग एयर अर्थ सरफेस के बहुत पास है तो उससे जनरेट होने वाला प्रेशर ज्यादा होगा। अगर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या एयर अर्थ सरफेस से दूर है तो इस एटमॉस्फेयर से जनरेट होने वाला प्रेशर सरफेस के पास कम होगा, जिसे लो प्रेशर कहा जाएगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बिहेव करता है या कैसे बनता है। तो चलिए अब दोस्तों जल्दी से समझ लेते हैं कि विंड्स कैसे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि विंड इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर व्हिच स्टार्टेड ड्यू टू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि किसी एक जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होना चाहिए और दूसरी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होना चाहिए। तो इन दोनों प्रेशर डिफरेंसेस के बीच में एयर मूवमेंट शुरू हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, और इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को हम कहेंगे विंड्स। यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, विंड्स ऑलवेज नेसेसरली मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वो भी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं। आई होप दोस्तों अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि विंड्स एक्चुअली चलती कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अब अपने आज के फंडे पे आ जाते हैं कि व्हाट इज साइक्लोन एंड हाउ साइक्लोन स्टार्ट्स। और इसके लिए आपको साइक्लोन के शुरू होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, जिनमें से नंबर 1 है कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, यानी कि गर्म या नमी से भरी हुई हवा की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए। और ऑब्वियसली दोस्तों वार्म और मॉइस्ट एयर हमें सिर्फ और सिर्फ ओशन सरफेस पे मिलेगी। दूसरा फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स। दोस्तों कोरियोलिस फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जो अर्थ की रोटेशन के कारण बनती है, और कोरियोलिस फोर्स ही डिसाइड करती है साइक्लोन की मूवमेंट को। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन्स क्लॉकवाइज घूमेंगे। और नेक्स्ट कंडीशन है कि ओशन सरफेस काम होना चाहिए, यानी कि ओशन सरफेस पे करंट्स ना हो ज्यादा।
इस वजह से क्या होगा कि जो सनरेज ओशन सरफेस पे पड़ेंगी, काम ओशन सरफेस पे पड़ेंगी, वो जल्दी से ओशन सरफेस वाटर को वार्म कर देंगी, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी किसकी, साइक्लोन बनने की। अब होगा क्या दोस्तों, अगर ये सारी कंडीशंस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी तो ओशन सरफेस वाटर बहुत तेजी से गर्म होने लग जाएगा, राइट। अब ओशन सरफेस वाटर के आसपास जो भी एयर होगी वो भी जल्दी से गर्म और मॉइस्ट हो जाएगी। अब एक चीज जो हम बचपन से जानते हैं वो ये कि वार्म एयर ऑलवेज राइजेस एंड कोल्ड एयर ऑलवेज सिंक डाउन। अब ये ओशन सरफेस के पास जो वार्म और मॉइस्ट एयर है ये राइज करना शुरू कर जाएगी। अब जो ये ओशन सरफेस के पास से वार्म एयर राइज कर रही है, इस वजह से क्या होगा कि सरफेस के पास एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, यानी सरफेस पे लो प्रेशर बनेगा। अब ये सरफेस पे बना हुआ लो प्रेशर आसपास के रीजन से अपनी ओर विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। जब ये विंड्स इस सेंट्रल लो प्रेशर के पास पहुंचेंगी तो वो भी गर्म और मॉइस्ट होकर ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब जो ओशन सरफेस से ये वार्म एयर ऊपर की ओर उठ रही है, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर कहीं पर फैलना शुरू कर देगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी और साथ ही साथ रेनफॉल करेगी, और धीरे धीरे ये वार्म एयर ठंडी होकर वापस सिंक डाउन करेगी। और जैसे ही ये सिंक डाउन करेगी सरफेस की तरफ, तो ओशन सरफेस पे जो लो प्रेशर बना था पहले उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इससे एक क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन ये सेल बन जाएगा जो साइक्लोन है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन जो साइक्लोन है ये बन चुका है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये साइक्लोन या क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन और बड़े एरिया में फैलता जाएगा, राइट, जिससे विंड स्पीड, प्रेशर्स, रेनफॉल सब बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। अब आपका एक साइक्लोन पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। अब रोल प्ले करेंगी विंड्स। कौन सी विंड्स, जो रीजनल विंड्स हैं या जो परमानेंट विंड्स हैं। अब वो इस फुली डेवलप्ड साइक्लोन को ड्रैग करेंगी किसी कोस्ट की तरफ या लैंड की तरफ, जैसे बिपरजॉय ने हिट किया था हमारे वेस्टर्न इंडिया को। एक चीज आप यहाँ पे जरूर समझिएगा कि एक साइक्लोन बनने के लिए सबसे जरूरी कंडीशंस में से एक था वार्म और मॉइस्ट एयर, जो कहाँ मिल रही थी, ओशन में। अब जैसे ही ये साइक्लोन हिट करता है लैंड को, तो वार्म और मॉइस्ट एयर की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, बिकॉज वार्म और मॉइस्ट एयर सप्लाई कहाँ हो रही थी, ओशन पे, जो लैंड पर नहीं मिल पाएगी। वार्म मिल सकती है पर मॉइस्ट नहीं मिलेगी, जिस वजह से इस साइक्लोन का मेन फ्यूल सोर्स यही वार्म और मॉइस्ट एयर कम होना शुरू हो जाएगा, और टाइम के साथ साथ साइक्लोन की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे साइक्लोन लैंड में और अंदर की ओर बढ़ेगा, साइक्लोन डेड हो जाएगा और साइक्लोन खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब लास्ट में ये समझ लेते हैं कि हाउ साइक्लोन गेट इट्स नेम, ये साइक्लोन को नाम कैसे दिया जाता है। जैसे कि इस करंट साइक्लोन बिपरजॉय को नाम दिया है बांग्लादेश ने, जिसका मतलब है डिजास्टर, और बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में जो भी नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा तेज, जो कि एक इंडियन सजेस्टेड नेम है। तो दोस्तों RMSC यानी कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, इस ऑर्गेनाइजेशन RMSC की 13 कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं। और दोस्तों जो है इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स और यमन। दोस्तों हर मेंबर कंट्री ने 2020 में 13 नेम्स सजेस्ट किए थे, जिसका टोटल हो जाता है 169 नेम्स। और इन्हीं सजेस्टेड 169 नेम्स की लिस्ट में से ही रोटेशनल बेसिस पे साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है। और हर मेंबर कंट्री को किसी भी साइक्लोन का नेम सजेस्ट करने से पहले कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि नंबर 1, किसी भी साइक्लोन का नाम न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि साइक्लोन का नाम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल फिगर पे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इंडिया एक साइक्लोन का नाम मोदी जी या राहुल गांधी सजेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा किसी भी साइक्लोन का नाम सजेस्ट करते समय किसी के कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ भी हर्ट नहीं होने चाहिए। और इसी में तीसरा पार्ट है, कोई भी साइक्लोन का नेम जेंडर ओरिएंटेड नहीं होगा। ऐसा इसीलिए दोस्तों कि कोई भी साइक्लोन का नेम किसी पर्टिकुलर जेंडर की फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दे। तो दूसरी गाइडलाइन के हिसाब से साइक्लोन का नाम ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी दुनिया में किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करता। और थर्ड है, किसी भी साइक्लोन का नाम बहुत ही ज्यादा रूड या क्रूअल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, महिषासुर, ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए साइक्लोन का। और चौथा है, किसी भी साइक्लोन का नाम शॉर्ट होना चाहिए,
इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए और किसी भी मेंबर नेशन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने वाला होना चाहिए। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, किसी साइक्लोन का नेम सजेस्ट करते समय किसी भी साइक्लोन का नाम 8 लेटर्स से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिपरजॉय में 8 वर्ड्स। दोस्तों एक बेसिक ज्योग्राफी है कि बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के कंपैरिजन में ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, बिकॉज बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म है क्योंकि वो ज्यादा एनक्लोज्ड है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। और दोस्तों अभी रिसेंट पास्ट में अरेबियन सी पर कई ऐसे विनाशकारी साइक्लोन्स डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, जिसका एक ही प्रोबेबल रीजन है, वो है राइजिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशन सरफेस वाटर अराउंड द ग्लोब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों अगर आपका आज के वीडियो साइक्लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।